गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। चले हम शुरू करते हैं अपने ज्योग्राफी की एक और नई यात्रा की ओर कि भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अपवा तंत्र चल रहा था, हम उसी में हम बात करेंगे अब एक और नदी तंत्र को लेके, जिसके संबंध में कई क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, कई क्वेश्चंस हमें पूछे जाते भी हैं, तो उनको लेके हम बात करेंगे। आज हमारा रहेगा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, देखिए, जब हम सभी को राम राम, गुड इवनिंग। गंगा नदी तंत्र को लेके यदि हम बात करें तो सबसे पहला यही है कि गंगा नदी तंत्र में क्या है। तो गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो एक पूरा जाल है वह गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ से सामान्यतः जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं वह गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को लेके हम लोगों से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि 4 नदियों के आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, या सबसे पहले मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, या गंगा में सबसे अंत में कौन सी सहायक नदी मिलती है, या उन पर किसी शहर स्थित हो तो उनको लेके हमारा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो देख, इसी तरह में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। तो सामान्यतः सबसे पहला प्रश्न हमारा यही से शुरू होता है कि गंगा क्या है। तो गंगा स्वयं में अपने आप में एक नदी नहीं है, जबकि 2 नदियों की वह एक संयुक्त धारा है, जो कि हरिद्वार यानी ये कह सकते हैं कि देवप्रयाग के बाद में वह गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसका प्रश्न 2nd ग्रेड में पूछा गया था, देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग 2 नदियों के संगम का एक स्थान है, तो उसको हम बात करेंगे कि गंगा देवप्रयाग से पहले गंगा की क्या स्थिति रहती है और उसके बाद गंगा की क्या जो स्थिति रहती है। तो सामान्यतः यदि हम मैप में बात करें तो पहले हम मैप में बात करेंगे कि मैप में गंगा नदी तंत्र को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, यह आपको जो एक कलर्ड दिख रहा है, यह पूरा हमारा जो है गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र को लेके बनता है कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो गंगा नदी की यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ 2 नदियों की एक संयुक्त धारा है, और यह 2 नदियों की एक संयुक्त धारा इस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद में यह झारखंड होते हुए अपने पश्चिम बंगाल तक चलती है, और पश्चिम बंगाल में चलने के बाद यह 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा बंगाल की खाड़ी में जाती है और दूसरी धारा जो है इस तरह से वितरिका के रूप में अलग होती है। यह धारा फिर एक और नदी आती है, उसमें जाके मिलने के बाद संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं यह धारा यहाँ से आने वाली एक जो नदी है जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, यहाँ की संयुक्त धारा के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती। तो इस तरह से जो है गंगा नदी का एक प्रवाह क्षेत्र है। तो देखिए, यहाँ से स्ट्रक्चर आपको शायद कलर्ड है तो थोड़ा सा लगेगा कि, लेकिन हम बात करेंगे इसको एक बार स्ट्रक्चर में बनाएंगे कि गंगा नदी जो 2 संयुक्त धारा से बनी है और यहां से आए, इस क्षेत्र को कहा जाता है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है। देवप्रयाग उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलने के बाद यह उत्तर प्रदेश के बाद में यह बिहार के बाद यह झारखंड, और झारखंड के बाद यह पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बहती है। तो पहला प्रश्न आता है कि गंगा नदी का संबंध कितने राज्यों से, या गंगा नदी का प्रवाह कितने राज्यों से होता है। तो 5 राज्यों से होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और इसके बाद यह बांग्लादेश में जाती है। तो गंगा नदी 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश को लेके। तो इसका हम पहले 2 तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो देवप्रयाग से पहले गंगा की क्या आकृति है, और देवप्रयाग के बाद गंगा की क्या जो है आकृति रहती है, और उनको लेके कई प्रश्न हम लोगों से पिछले एग्जाम में भी पूछे गए। और आज भारत की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी बात हम करेंगे आगे कि क्यों है, किस कारण है। तो लंबाई में सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं गंगा नदी का, तो देखिए गंगा नदी का जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से बनेगा कि गंगा नदी जो है जहां से निकलती है उसको कहा जाता है
गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर यह उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड में। उत्तरकाशी उत्तराखंड। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जब यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह आके एक स्थान है जिसको हम कहते हैं गोमुख। गोमुख। और जब ये गंगोत्री से निकलती है और गोमुख तक आती है तो इसको जानवी नदी के नाम से जाना जाता है। जानवी नदी। और गोमुख के बाद में यह जो है चलती है इस तरीके से और गोमुख के बाद में इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो कई बार हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा का प्रारंभिक नाम क्या है। तो गंगा जो है प्रारंभिक नाम गोमुख से या भागीरथी के नाम से है, जबकि ये गंगोत्री जब ग्लेशियर से निकलती है तो ये जानवी नदी के नाम से निकलती है और गोमुख के बाद में यह भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। जब यह गोमुख के बाद में तो इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसको कहा जाता है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी। भागीरथी और भिलांगना नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग कहा जाता है। और इस गोविंद प्रयाग जो है यहां पर एक बांध बनाया गया है। इस स्थान पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध को लेके कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यहां जो बांध है वह कहलाता है टिहरी बांध। टिहरी बांध यह उत्तराखंड में है। पहले हम बात करते हैं यहां से क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए गंगोत्री से निकलने वाली जो यह नदी गोमुख के बाद में भागीरथी और भिलांगना का संगम स्थल है जिसको गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसको कहा जाता है टिहरी बांध। और टिहरी बांध को लेके एक आंदोलन हुआ था और हमारे राजस्थान के इतिहास में या राजस्थान के कंपटीशन में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो भाग है टिहरी बांध को लेके एक आंदोलन हुआ था जिसको हम बोलते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो कि 1973 में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है एक आंदोलन हुआ था जिसको चिपको आंदोलन कहा गया था। और इस चिपको आंदोलन का जो आदर्श वृक्ष जिसको माना गया था वह माना गया था हमारा खेजड़ी वृक्ष, जो कि राजस्थान का एक कह सकते हैं राज्य वृक्ष है खेजड़ी वृक्ष। और इस चिपको आंदोलन के जो है आदर्श यदि व्यक्तित्व पूछा जाता है तो हम सामान्यतः यह कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई चिपको मूवमेंट्स है। और इसको लेके कई बार प्रश्न हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से जो हमारा प्रश्न बनता है वो इतिहास को लेके बहुत बार बनता है। और यह कहा जा सकता है कि भारत में जो लोग पहला पर्यावरण जो आंदोलन हुआ था, पर्यावरण के लिए जो आंदोलन हुआ था वो सबसे पहला आंदोलन था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। हाल ही यदि भी हम पर्यावरण को लेकर बात करें तो मुख्य रूप से हम तीन की बात करेंगे कि तीन पर्यावरण आंदोलन हमारे लिए विशेष रूप से हुए हैं। एक तो अपने चिपको आंदोलन है, एक एपिको आंदोलन जो दक्षिण भारत में हुआ था, और एक मेगा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इन आंदोलन को लेकर पर्यावरण की जब भी हम बात करें तो ज्यादा चिपको आंदोलन का सीधा संबंध हमारे राजस्थान से है। तो राजस्थान को लेके हमारे ये प्रश्न कई बार जो है पूछे जाते हैं। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की बात करें कि और क्या किस तरह से ये गंगा का निर्माण करती है।
जिस तरह से हमने बात की कि गंगोत्री से गोमुख होते हुए जो भागीरथी नदी निकलती है, वहीं गंगा जो है अलकनंदा और जो है भागीरथी की एक संयुक्त धारा है। तो अलकनंदा नदी की हम बात करें तो एक ग्लेशियर है, उत्तरकाशी जिले में ही दो ग्लेशियर हैं। एक को कहा जाता है ग्लेशियर को सतोपंत ग्लेशियर और दूसरा है मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर या सतोपत ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और वहीं सतोपत से भी एक नदी निकलती है, और यह दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और इस विष्णु प्रयाग के बाद में जो एक संयुक्त धारा निकलती है, इस धारा को कहा जाता है अलकनंदा धारा, जो कि आगे जाके इस तरह से भागीरथी में मिलती है। तो यह जो है यह है अलकनंदा। यह नदी है, यह कहा जाता है विष्णु गंगा, और यह कहलाती है धौली गंगा। तो देखिए, सतोपत जो ग्लेशियर है वहां से विष्णु गंगा नदी निकलती है और मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा, और जिस स्थान पर मिलती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग के बाद में यह अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, और इधर से भागीरथी आके मिलती है, और जिस स्थान पर यह मिलती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग। और यहीं से जो है नदी एक संयुक्त धारा के रूप में निकलती है, इसे कहा जाता है गंगा। तो गंगा नदी का एक इस तरह से यह एक संयुक्त स्तर है। इसके अलावा कुछ और जो है गंगा की सहायक नदियों के रूप में भी हम लोगों से मिलती है, हम उसकी बात करें तो जब गंगा नदी विष्णु प्रयाग से बाद में एक इसमें और नदी आके मिलती है, उसको कहा जाता है पिंडार नदी। पिंडार नदी। और पिंडार नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। इसके बाद एक और नदी आके इसमें मिलती है जिसको कहा जाता है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। और जिस स्थान पर मंदाकिनी नदी आके मिलती है उस स्थान को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। और इनको लेके हमारे कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि रुद्र प्रयाग क्या है, कर्ण प्रयाग क्या है और विष्णु प्रयाग क्या है। तो विष्णु प्रयाग बात करेंगे तो यह है विष्णु गंगा और धौली गंगा का संयुक्त। दूसरा पिंडार नदी की बात करें तो पिंडार नदी और अलकनंदा का संयुक्त स्थल है वह कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो है संगम स्थल है वह कहलाता है रुद्र प्रयाग। और उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी का है यह कहलाता है देवप्रयाग। तो और उसके बाद यह गंगा के नाम से यह जानी जाती है। तो यह गंगा नदी के पूर्व का स्ट्रक्चर है। और यहां से सेकंड ग्रेड में जो पूछा गया था प्रश्न देवप्रयाग को लेकर पूछा गया था। इलाहाबाद में कौन सा प्रयाग है, हम उसकी बात इलाहाबाद की करेंगे। एक नंद प्रयाग और है, नंद प्रयाग की बात करते हैं हम। नंद प्रयाग जो है एक और नदी, छोटी सी नदी आके मिलती है और उस नदी को कहा जाता है नंद की नदी। नंद की नदी जिस स्थान पर मिलती है उसको नाम दिया जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और कई बार हमें यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि रुद्र प्रयाग क्या है, कर्ण प्रयाग क्या है, गोविंद प्रयाग क्या है, देव प्रयाग क्या है। फिर यहां पर दो
और प्रमुख स्थल स्थित है, हम उन दोनों की बात करेंगे कि अलकनंदा नदी के जो है किनारे एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, और उसी तरह से एक और स्थान है जिसको हम बोलते हैं केदारनाथ। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे हैं, जबकि बद्रीनाथ है वो अलकनंदा के नदी के किनारे है। कई जगह यह लिखा जाता है कि अलकनंदा जो है बद्रीनाथ से ही निकलती है, तो ये भी सही है कि ये जहाँ संगम है उसके बाद विष्णुप्रयाग के बाद में ये बद्रीनाथ से होते हुए निकलती है। और यह सब जितनी भी जो है घटनाएं ये पूरी उत्तराखंड से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड में। और यह सामान्यतः इसका जो भाग रहता है उत्तर काशी क्षेत्र और उत्तराखंड का भाग रहता है, तो इसको लेके भी कई प्रश्न हमारे बनते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब उत्तराखंड राज्य से संबंधित घटनाएं, और उत्तराखंड के बाद में जो है गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, तो उसके आगे के चित्र की हम लोग बात करेंगे, इसके आगे का क्या मैप होगा और यहां से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। यहां से मुख्य प्रश्न एक तो बनता है टिहरी परियोजना को लेकर बनता है। दूसरा प्रश्न यहां से विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, इनमें से किसी एक को पूछा जा सकता है, और यहां तक कि कई बार इनका सीधा क्रम पूछा जाता है। अब आता है गंगा का उद्गम, तो गंगा जो है, गंगा का उद्गम है देवप्रयाग जाना जाता है, जबकि गंगा पहले भागीरथी और जो है अलकनंदा की एक संयुक्त धारा के रूप में चलती है, और भागीरथी का जो है गोमुख से है। वहीं ग्लेशियर यदि बात करें जाह्नवी नदी के रूप में है तो गंगोत्री ग्लेशियर से। ये डिपेंड करेगा कि आपको प्रश्न में ऑप्शन क्या दे रखा है, और ऑप्शन को लेके ही हमारा जो है प्रश्न। यह किसी भी जहां पर भी भारत का अपवाद तंत्र है उन सभी कंपटीशन को लेके ये प्रश्न बनते हैं। ये चाहे हरियाणा हो, चाहे वो आपके संघ लोक सेवा हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा हो, किसी भी चीज में वहां से। और यहां से एक जो प्रश्न अभी वर्तमान में चल रहा है उसके बाद में करूंगा थोड़ा सा आगे जाके कि यहां से क्या करंट को लेके प्रश्न बनते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे का मैप कि जब गंगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती उसके बाद क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। वापस में समझाने के तो मैं वापस एक बार समझा देता हूं। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड में, वहां से एक नदी निकलती है जिसको जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता है, और यह जाह्नवी नदी एक स्थान है गोमुख आता है, और वहां से यह भागीरथी के नाम से चलती है। भागीरथी के नाम से आती है तो टिहरी नामक स्थान पर इसमें एक भिलांगड़ा नदी आके मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उसको कहा जाता है गोविंद प्रयाग, और इस यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसको कहा गया है टिहरी बांध उत्तराखंड में। और इस बांध को लेके, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र 5 में आता है। आपको पता होगा कि भारत को जो है 4 जोन में बांटा गया है, भूकंप जोन 2, 3, 4 और 5। तो 5 जोन 5 जहां भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा रहने की संभावना रहती है, ऐसे क्षेत्र को भूकंप जोन 5 में बांटा गया है। उस भूकंप जोन 5 क्षेत्र में होने के कारण यहाँ के जो है निवासियों ने जो है टिहरी बांध बनाने का विरोध किया। विरोध करने का कारण है कि यदि किसी तरीके से यदि भूकंप आता है और ये बांध टूटता है तो आसपास का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, और इसीलिए इस क्षेत्र को लेके वहां के स्थानीय लोगों ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन किया था, और पेड़ों से चिपक गए थे, और उसी कारण इसको चिपको आंदोलन कहा गया था। और इसका सीधा संबंध हमारे राजस्थान के जो है, आप लोगों ने सुना होगा कि खेजड़ली जो नामक, जोधपुर जिले के खेजड़ली नामक स्थान पर जो एक कहते हैं कि भारत का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है या वृक्ष मेला लगता है, तो उस स्थान की जो है कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है अमृता देवी विश्नोई, उसके जो आदर्श मानते हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था। तो इसलिए यहां से सीधा प्रश्न हमारे जो है राजस्थान को लेके आता है। वहीं बात करते हैं तो दूसरी भागीरथी में जो नदी आके मिलती है अलकनंदा, तो अलकनंदा और भागीरथी जो देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, उसके बाद ये बात करेंगे हम डॉल्फिन अभ्यारण्य की भी बात करेंगे आगे। तो ये था पूरा एक गंगा नदी का जो है प्रारंभिक की गंगा नदी से पूर्व की क्या जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें हम गंगा नदी के बाद का, जब ये अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिल जाती है उसके बाद में लेके कौन से प्रश्न बनते हैं।
भागीरथी और अलकनंदा, ये दो धाराएं जिस स्थान पर मिलती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से जो है नदी निकलती है, गंगा नदी, इस तरीके से गंगा नदी निकलती है। इस क्षेत्र तक की हम बात करेंगे, इसके बाद आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो देखिए, जब गंगा नदी निकलती है तो यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसको कहते हैं अपन ऋषिकेश। ऋषिकेश ऋषिकेश के बाद में हम बात करें तो आपको मिलेगा हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में हम बात करें तो हमें मिलेगा बिजनौर। बिजनौर के बाद में हम बात करें तो हमें मिलेगा कन्नौज। कन्नौज के बाद हम बात करें तो हमें मिलेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद करें तो आगे मिलेगा हम उनको कानपुर। कानपुर के बाद हम बात करें तो आगे हमको मिलेगा वाराणसी। वाराणसी से आगे की हम बात करें तो हमें और भी है बक्सर। बक्सर के बाद हम बात करें तो हमें मिलेगा पटना। पटना के बाद हम बात करें तो मिलेगा भागलपुर। और यहां तक कि इसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल तक यह जाती है। इसका मतलब यह जो है एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है यह बताता है प्रवाह क्षेत्र की क्या प्रवाह क्षेत्र है। तो देखिए, प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं बात करूंगा। यह जो क्षेत्र है यहां तक का, यह सब उत्तराखंड से है, यह पूरा क्षेत्र है उत्तराखंड। इसके बाद जो क्षेत्र सेकंड भाग है वह यह क्षेत्र है, यहां से लगाकर यहां तक का पूरा क्षेत्र, यह सब है यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यह बात करें आगे का क्षेत्र, तो यहां से यहां तक का यह बिहार क्षेत्र है। बिहार के बाद में यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में चलती है। कुछ भाग झारखंड में चलता है और कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल में यह चलती है। इस तरीके से यह इसका एक पूरा क्षेत्र है। तो यह हमारा प्रश्न बनता है कि इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इस तरह से इसका पूरा यह एक प्रवाह क्षेत्र रहता है। जब यह उत्तराखंड से आती है तो अब इसकी सहायक नदियों को लेकर भी हमारे कई प्रश्न बनते हैं। तो पहले यह प्रवाह क्षेत्र की यह कौन कौन से राज्यों में बहती है उनको लेके यह जो है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों को लेके, और उन सहायक नदियों को लेके यहां से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है या नहीं है। तो ये सभी जो है स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर तक का पूरा जो है यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ जो एक और प्रश्न पता है, कानपुर है, बक्सर है, ये सब यहाँ से जो मुख्य प्रश्न आते हैं वह प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। एक तो इस क्षेत्र को लेके, कन्नौज को लेके, दूसरा पूछा जाता है इलाहाबाद को लेके, तीसरा पूछा जाता है वाराणसी को लेके, और चौथा पूछा जाता है भागलपुर को लेके। इनको लेके ज्यादा प्रश्न हम लोगों से इसलिए पूछे जाते हैं, या प्रश्न बनता है हरिद्वार को लेके। क्या प्रश्न बनते हैं, मैं उन प्रश्नों की बात करता हूं कि क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। प्रश्न हरिद्वार से जब भी पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, नहीं
गंगा नदी हरिद्वार तक जो है ऊपर का क्षेत्र, ये पूरा पर्वतीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में करती है, और उसके बाद हरिद्वार से यह जो है मैदान में प्रवेश करती है। तो प्रश्न बनता है कि गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है कहां से, तो मैदान से प्रवेश करती है। दूसरी बात करती है कन्नौज। कन्नौज जिसको प्राचीन काल में कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कान्यकुब्ज किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद जो है कान्यकुब्ज या कन्नौज को लेके एक इतिहास में युद्ध लड़ा गया जिसको हम बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष 3 शासकों के बीच में यह लड़ा गया था। तो यहां से हिस्ट्री का जो प्रश्न बनता है मैं उसकी भी बात करूंगा कि क्या त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो यह था कन्नौज, जहां पर यह था क्षेत्र कन्नौज, जहां आयुध वंश का शासन था, आयुध वंश का राज्य था। और यह जो है गंगा नदी के किनारे होने के कारण एक तो सामरिक दृष्टि से, दूसरा व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी क्षेत्र था कन्नौज। यह है कन्नौज। और कन्नौज को लेके 3 शासकों में युद्ध हुआ। और 3 शासक कौन थे? एक तो हमारे राजस्थान से संबंधित है जिनको हम बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरे शासक थे बंगाल के जिनको कहा गया पाल वंश। और तीसरा वंश था वह था दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंश को लेके, इस कन्नौज को लेके जहां आयुध वंश का शासक था, इनको लेके युद्ध हुआ था। और इनके लिए प्रश्न कई बार हम लोगों से पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जब हम बात करते हैं तो यहां से प्रश्न सीधा हमारे राजस्थान से पूछा जाता है कि जब कन्नौज का युद्ध हुआ था उस समय जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था, इसकी शुरुआत किसने की। तो ये प्रश्न मेरा आप लोगों के लिए, तो इसकी शुरुआत किसने की, या राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था, या पाल वंश का शासक कौन था। इनको लेके हमारा कई बार प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसलिए इन चीजों को विशेष रूप से, यानी ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कैसे जोड़ा जाता है, इनको लेके बहुत बार पूछा जाता है। इलाहाबाद को लेके जब भी प्रश्न बनेगा, इलाहाबाद को लेके प्रश्न बन सकता है कि यहां पर जो है 3 नदियां, गंगा, यमुना और एक कहा जाता है कि लुप्त हो रही सरस्वती नदी, इन तीनों के मिलने के कारण यहां महाकुंभ का, हर 12 साल बाद यहां महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वहीं वाराणसी इसलिए है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वह वाराणसी से ही हमारे जो है सांसद हैं। कानपुर में सबकी बात करें, कानपुर गोमती नदी के किनारे नहीं है, गंगा नदी के किनारे। वत्सराज नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट द्वितीय, आपको होता ना, इसकी शुरुआत की थी वत्सराज ने। वत्सराज ने गुर्जर प्रतिहार वंश में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, लेकिन इसका समापन किया था नागभट्ट द्वितीय ने। द्वितीय ने इसका समाप्त किया था। और अंत में जो विजय हुई थी वो गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट द्वितीय की हुई थी, और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसलिए हमारा प्रश्न कई बार पूछा जाता था। सही है कि पाल वंश का उस समय शासक था धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था वो था ध्रुव, और उसके बाद में जो है बना गोविंद। ध्रुव की जब चला जाता है तो उसके बाद जो है गोविंद बनता है। तो यह था हमारा एक कि इतिहास को ज्योग्राफी से कैसे जोड़ा जाए। और त्रिपक्षीय संघर्ष सेकंड ग्रेड में गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां से 2 प्रश्न विशेष रूप से बनते हैं। एक तो नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, क्योंकि वत्सराज के द्वारा जो निर्मित एक गुर्जर प्रतिहार शैली का जो है मंदिर हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया में है, जो गुर्जर प्रतिहार शैली से बना हुआ है। सचिया माता मंदिर आप लोग जानते हैं, और कई बार हम लोगों से पूछा भी जाता है। तो ये था हमारा एक पूरा सा है। भागलपुर क्यों प्रसिद्ध है, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए भागलपुर जो है बिहार का एक जिला है, और यहां पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है जिसको कहा जाता है विक्रमशिला अभ्यारण्य। विक्रमशिला अभयारण्य, जो कि भारत का एकमात्र गांगेय डॉल्फिन
कि विक्रमशिला अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है बिहार में, यह गांगेय डॉल्फिन का भारत में एकमात्र जो है गांगेय डॉल्फिन का अभ्यारण्य है। और यहां से एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गांगेय डॉल्फिन हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की जिसको संज्ञा दी गई है, और यह एक जन्मांध मतलब जन्म से अंधा एक जो है जीव होता है, समुद्री जीव है, न कि मछली है, ये गलती मत करना, मछली नहीं है, यह समुद्री जीव है और यह जन्म से अंधा होता है। और यह केवल, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यह विशेषता यह केवल स्वच्छ पानी में रहता है, स्वच्छ जल में ही यह निवास करता है। और इसीलिए गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का सबसे बड़ा कारण था कि वर्तमान में इसकी संख्या में कमी आई है, और कमी आनी क्योंकि यह गंगा के स्वच्छ पानी में था, गंगा में प्रदूषण के कारण जो है इसकी गांगेय डॉल्फिन की संख्या में कमी आई, तो इसके संरक्षण हेतु इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दिया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। तो हमारा प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है, तो विक्रमशिला अभ्यारण्य जाना जाता है गांगेय डॉल्फिन किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में, भागलपुर जिले में। तो इसलिए हमारा कई बार प्रश्न यहाँ से, या प्रश्न यदि इसको पर्यावरण को लेकर पूछा जाता है तो हमें पूछा जाता है कि गंगा स्वच्छ है यानी इसका क्या प्रमाण है, तो इसका प्रमाण है गांगेय डॉल्फिन। यदि गांगेय डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो गंगा स्वच्छ है, और गांगेय डॉल्फिन की संख्या में कमी हो रही है तो गंगा प्रदूषित है। यह भी हमारा एक प्रश्न पूछा जा सकता है यदि बड़े कॉम्पिटिशन को लेकर, तो इस तरह से। मैदान का कान्यकुब्ज 5 अक्टूबर 2009 को जो है इसे गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। तो ये था हमारे यहाँ के गंगा नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है, इनके स्थानों को लेके क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न जो है यहीं प्रवाह से बनता है, मैं उसको आगे बताऊंगा, जो कि हमारे कलकत्ता से आता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे है। तो कई स्टूडेंट कहते हैं गंगा नदी के किनारे है, जबकि वह गंगा की एक वितरिका है जिसको हम बोलते हैं हुगली नदी, और हुगली नदी के किनारे है। तो उसका भी मैं चित्र आपको आगे बनाऊंगा। कि अब हम बात करें गंगा की सहायक नदियों को लेकर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो गंगा की सहायक नदियों को लेकर जो प्रश्न बनते हैं मैं उनका एक पूरा मैपिंग करूंगा, और एक एक नदी के लिए चलेंगे और एक एक नदी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। पद्मा की भी बात करेंगे, सुंदरवन डेल्टा की बात करें, सभी हरिद्वार मैदान क्यों लिखें। हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है, हरिद्वार से पहले यह चट्टानी भागों पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से करती है, और हरिद्वार के बाद यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों को लेके। तो देखिए गंगा की सहायक नदियां दो तरह से मिलती है, बाईं ओर से और दाईं ओर से। हम पहले बात करेंगे बाईं ओर से, उसके बाद हम बात करेंगे दाईं ओर से। तो देखिए जब हम बाईं ओर की बात करते हैं तो गंगा में जो सबसे पहले बात करते हैं वहां नदी आके मिलती है जिसको कहा जाता है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, और यह नैनीताल हिमाचल प्रदेश से निकलती है।
ये निकलती है नैनीताल से, निकलती है और नैनीताल से यह उत्तराखंड में आती है और उत्तराखंड में आने के बाद यह जो है एक स्थान जिसकी बात हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, कन्नौज। कन्नौज में उत्तर प्रदेश में आके यह किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। तो यहां से एक प्रश्न जो बनता है वह प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है वो है रामगंगा नदी। इसके बाद हम आगे की बात करें और दूसरी कौन सी नदी है, तो रामगंगा के बाद में जो दूसरी नदी आती है वह कहलाती है गोमती नदी। गोमती नदी। और गोमती नदी जो है जिस स्थान के समीप आके मिलती है वह है वाराणसी। नहीं, बनारस। बनारस में आके वह जो है किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। इसके बाद तीसरी जो नदी आती है वह आती है घाघरा नदी। तीसरी नदी है वह घाघरा नदी है। यह बक्सर नामक स्थान है बिहार में, वहां पर आके इसमें मिल जाती है गंगा नदी में। इसके बाद एक और नदी जो आके मिलती है वह कहलाती है गंडक नदी, जो कि पटना के पास आके इसमें मिलती है गंडक नदी। इसके बाद एक और नदी जो इसमें आके मिलती है उसको कहते हैं कोशी नदी। कटिहार नामक स्थान पर आके जो है यह गंगा नदी में मिलती है। और सबसे अंत में जो आके नदी मिलती है वह कहलाती है महानंदा नदी। यह इस तरीके से जो है गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, ये सब नदियां हैं बाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो एक तो कई बार हमें इसका सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यह प्रश्न हमारा है। इसके बाद हम बात करें, जब गंगा नदी बिहार में पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में आती है तो यह दो धाराओं में टूट जाती है। यानी एक धारा कहलाती है जो कहलाती है वितरिका। यह है वितरिका और इस वितरिका को कहा जाता है हुगली नदी। हुगली नदी। और यह जिस स्थान पर आके अलग होती है वहां पर एक परियोजना बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं फरक्का परियोजना। कई बार पूछा जाता है फरक्का परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है गंगा नदी पर, और यहां से गंगा नदी दो भागों में टूट जाती है। जो आगे जाती है पश्चिम बंगाल में, इसको कहा जाता है धारा को भागीरथी। और जो धारा इसको कहा जाता है हुगली। और यह जो सीमा आप देख रहे हैं यह है बांग्लादेश की सीमा, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको कहा जाता है पद्मा। और जब इसमें एक और नदी जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी वह आके मिलती है, और इसमें एक और नदी आके मिलती है बराक, तो ये संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से यह
बंगाल की खाड़ी में घिरती है। बंगाल की खाड़ी में घिरती है। और वहीं पद्मा और हुगली के बीच में, यानी बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र और हुगली नदी के जो ये बीच का क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनस्पति जिसका मुख्य वृक्ष है सुंदरी, और मुख्य वृक्ष सुंदरी के कारण ही यह सुंदरवन डेल्टा कहलाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो देखिए हमारे यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को मैं करंट से जोड़ के बनाऊंगा कि करंट से कौन कौन से प्रश्न हम लोगों से जो है पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हम बात करते हैं एक तो सुंदरवन डेल्टा के लिए। सुंदरवन डेल्टा का प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है डेल्टा है वह सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहलाता है, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, वहां से लगाकर हुगली नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है डेल्टाई प्रदेश, यह सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिसको ज्वारीय वन कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य वन कौन से वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन या मैंग्रोव वनस्पति। तो प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा ज्वारीय वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। कहां पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। और यह कई बार है कि भारत में सबसे ज्यादा सुंदरी जो है क्या कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है, तो वो पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। और यह समुद्री जैव विविधता के स्थान होते हैं, समुद्री जैव विविधता के क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। और इनका प्रश्न जो हमारे करंट में कई बार पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण का जो है गुर्दा या पृथ्वी का गुर्दा या किडनी किसे कहते हैं। पृथ्वी का गुर्दा या जिसको हम बोलते हैं किडनी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति को। मैंग्रोव वनस्पति को पृथ्वी का गुर्दा या किडनी कहा जाता है, क्योंकि किडनी या गुर्दे का कार्य है फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन करना, और यह जो है फिल्ट्रेशन करती है। और इसीलिए यह प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछा जाता है कि जो है पृथ्वी का गुर्दा किसे कहते हैं या किडनी किसे कहते हैं। जैसे हमने बात की थी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो वहां हमने एक बात की थी कि पृथ्वी का जो है फेफड़ा किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो है या कैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षा वन, और वहीं हम ब्राजील में बात करते हैं तो सेल्वास वन जो कहते हैं, उनको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। और वहीं दूसरी हम बात करते हैं कि पृथ्वी का गुर्दा किसे कहते हैं, तो वह कहा जाता है मैंग्रोव वनस्पति, जो समुद्र ये कहते हैं समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ से कई प्रश्न आते हैं। अनूप वनस्पति को अनूप वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति को ही कहा जाता है अनूप वनस्पति कहा जाता है इन्हें। तो इस तरीके से प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो ये थे कुछ। अब आते हैं हम एक एक नदी को लेके, एक एक नदी को लेके क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। हम गंगा नदी की वापस बनते हैं। जब गंगा निकलती है तो भागीरथी के नाम से, उसके बाद यह गंगा के नाम से कहलाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं, और ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां से एक प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन से हैं, तो सबसे पहले मिलती है रामगंगा, दूसरी मिलती है गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गंडक और पांचवी कोसी नदी, और सबसे लास्ट में मिलने वाली है वो महानंदा नदी जो कि सिक्किम से निकलती है। इसके बाद और क्या प्रश्न बनते हैं, यहाँ के प्रमुख स्थानों को लेकर जो प्रश्न बनते हैं उनकी बात करता हूं। तो गोमती नदी के किनारे दो शहर मुख्य रूप से स्थित हैं। एक तो स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। और दूसरा यहां पर एक और जो है शहर स्थित है जिसको बोलते हैं जौनपुर शहर। जौनपुर जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। आप लोगों को पता होगा जब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, उसी समय जो है जौनपुर में शेरशाह सूरी ने इसने मुगल शासक ने इसकी जो है स्थापना करवाई थी कि जौनपुर शहर की, और लखनऊ जो कि दोनों ही गोमती नदी के किनारे स्थित है।
वहीं एक और प्रश्न बनता है गागरा नदी। गागरा नदी मुख्य रूप से वो निकलती है नेपाल से, और जब ये नेपाल से निकलती है तो इसको कहा जाता है कर्णाली नदी। गागरा नदी को कर्णाली कहा जाता है नेपाल में। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कर्णाली नदी है गागरा नदी जो कि नेपाल में कही जाती है। वहीं हम बात करते हैं गंडक की, तो गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है, और जब यह नेपाल से निकलती है तो इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं इसको क्या कहा। जो यहाँ का गंडक नदी का एक जो प्रश्न बनता है वह मुख्य रूप से यह प्रश्न बनता है कि इसके किनारे एक पशु मेला लगता है जिसको बोलते हैं सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला जो कि बिहार में लगता है, और यह भारत का सबसे बड़ा जो है, सोनपुर पशु मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि गंडक नदी के किनारे लगता है। फिरोज शाह मेहता ने की थी, सही है, जौनपुर की जो स्थापना है वहां, सॉरी, फिरोज शाह, मुगल शासक फिरोज शाह ने की थी इसकी स्थापना। और वहीं गंडक नदी को लेकर जो प्रश्न आता है वह आता है सोनपुर पशु मेला किस नदी के किनारे है, तो गंडक नदी के किनारे है। और इसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी को, और कोसी नदी को लेके कई प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। कोसी नदी को जो है लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए, कोसी नदी के लेके बात कर रहे हैं, तो कोसी नदी को जब ये निकलती है तो ये तिब्बत से निकलती है, और इसको प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो है जब निकलती है तो इसको कहा जाता है अरुण नदी। तिब्बत से, और जब ये तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करती है तो यह 7 धाराओं में जो है संयुक्त भाग होती है। 7 धाराएं इसमें आके नेपाल में आती है, तो इसमें अलग अलग धाराएं मिलती है, 7 धाराएं मिलती है, और ये कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। और यह उसकी नेपाल के बाद में यह बिहार में प्रवेश करती है, और जब बिहार में प्रवेश करती है तो यह जो नदी इस तरीके से चलती है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत बार जानी जाती है। ये इस तरह से सर्पिलाकार चलती है और अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और इसके कारण जो है बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में जो है बाढ़ आ जाती है, इसीलिए इसको हम बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? कि इसकी वजह से कई बार जो है बिहार में बाढ़ आ जाती है, और यह निरंतर मार्ग परिवर्तन करती है, क्योंकि ये इस तरीके जैसे ही इसमें थोड़ी सी पानी की आवक ज़्यादा हो जाती है, इसका मार्ग अपने आप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, और आसपास का क्षेत्र पूरा जो है जलमग्न हो जाता है। तो इसलिए कई बार प्रश्न हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं, उनको लेके भी प्रश्न बनते हैं कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, और इसको प्रारंभ काल में जो है अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कह रहे हैं कि इनका उद्गम स्थल है गोसाईनाथ की पहाड़ियां तिब्बत। सही है कि इसका उद्गम स्थल है गोसाईनाथ की पहाड़ियां तिब्बत। गोसाईनाथ की पहाड़ी तिब्बत से यह निकलती है, तो इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में यह 7 नदियों की धाराओं के रूप में चलती है, और जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग परिवर्तन करती रहती है, और इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये था आपका गंगा की में जो है बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, और उनको लेके क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम अगले कि दाईं ओर से इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की टॉपिक की कि दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसमें दाईं ओर से जो मिलने वाली सबसे पहली नदी है वह है यमुना नदी।
यमुना नदी। यमुना नदी यह एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर है बंदरपुछ उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में एक स्थान है बंदरपुछ में, यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है यमुना नदी और इलाहाबाद में आके जो है गंगा में मिल जाती है। और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है वह यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री बंदरपुछ उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है और इलाहाबाद में आके जो है इसमें मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1365 किलोमीटर है। 1365 किलोमीटर है। यानी यह हम कहा जा सकते हैं कि यह गंगा और गोदावरी के बाद में जो तीसरी सबसे बड़ी नदी की श्रेणी में इसको माना जाता है, यमुना नदी को। इसके बाद हम बात करते हैं और कौन सी नदियां हैं, तो इसमें एक और नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं टॉन्स नदी। टॉन्स। और तीसरी जो नदी है वह है सोन नदी। यह मुख्य रूप से तीन नदियां जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं, जो सीधी जो है गंगा में मिलती हैं। इसके अलावा कुछ और नदियां भी हैं जो गंगा में तो डायरेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन वो अपने जल को ले जाती है, जिसमें एक तो है अपनी चंबल नदी राजस्थान से, वहीं दूसरी एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं सिंध नदी, एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं बेतवा नदी, और एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं कैन नदी। कैन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं जो अपना पानी जो है गंगा में ले जाती है। तो यहां से हमारा एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है, इसका एक सही युग्म बताना था। तो ये चार नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, यह यमुना की सहायक नदियां हैं जो अपना पानी ले जाती है। अब यमुना नदी के किनारे भी बहुत से कई स्थान हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्थान स्थित है उन स्थानों की बात करूंगा। एक तो स्थित है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में कुरुक्षेत्र। दूसरा है दिल्ली। दिल्ली के बाद बात करेंगे तो मथुरा। मथुरा के बाद में बात करेंगे तो आगरा, और आगरा के बाद में बात करेंगे तो इटावा। ये जो प्रमुख शहर है ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा, इनको लेके भी हमारे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं एक और नदी। हमने बात की थी कि जब यह नदी तो एक वितरिका के रूप में निकलती है जिसको हम बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी। हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी यह निकलती है छोटा नागपुर के पठार झारखंड से, और झारखंड से निकलने के बाद यह पश्चिम बंगाल में जाती है और हुगली नदी में मिल जाती है। तो पश्चिम बंगाल में जब ये जाती है तो इस पर यह पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसको कई बार पूछा जाता है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक है वह दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। और इस दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है एक बांध बनाया गया है या एक परियोजना बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसको लेके कई बार प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना को लेके जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं मैं उनकी बात करूंगा कि दामोदर नदी जब छोटा नागपुर का पठार, जिसकी बात हम कर रहे थे कल, छोटा नागपुर का पठार जिसको भारत का रूर कहते हैं,
वहां से निकलती है, तो यह पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ को तो बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस पर एक परियोजना बनाई गई है, जिस नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में बनाई गई थी। और यहां से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे पहली, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो हम कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, जो अमेरिका के एक टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है। कई बार यह पूछा जाता है कि यह कौन सी मॉडल पर, तो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी जो मॉडल था, टेनेसी नदी मॉडल पर आधारित थी अमेरिका की। और पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह बनाई गई थी। और यह हुगली की सहायक नदी है। फिर ये हुगली और जो दोनों हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दामोदर नदी को लेके जो पूछा जाता है। फरक्का परियोजना की हम बात, हुगली को विश्वघाती नदी भी कहते हैं। सही बात है, विश्वघाती नदी इसीलिए तो कहते हैं, ये विश्वासघात कब कर लेती है। फिर यहाँ एक और कलकत्ता की हम लोग बात करते हैं कि हुगली नदी के किनारे जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और इसी के किनारे जो है दामोदर नदी के किनारे जो है लोहा अयस्क और दूसरी कह सकते हैं कोयले के भंडार होने के कारण जो बोकारो है, चाहे पश्चिम बंगाल में दुर्गापुरा है, और या हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो राउरकेला है, इन तीनों को जो है जल विद्युत उत्पादन जो मिलता है वह सब किससे मिलता है? दामोदर नदी घाटी परियोजना से मिलता है, जो है दिया जाता है। तो यहाँ से जो है जलापूर्ति की जाती है। इन जो बड़े बड़े लोहा अयस्क के जो कारखाने जिसकी बात हम लोग करते हैं वह इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है, क्योंकि यहाँ कोयले और जो है लोहे के भंडार है। तो ये था हमारा पूरा एक जो है गंगा नदी को लेके जो जो प्रश्न बनते हैं। इसके बाद गंगा की यदि बात करें तो गंगा नदी पर केवल एक ही परियोजना है, लेकिन कुछ परियोजनाएं यहाँ से पूछी जाती है। मैं उनकी बात करूंगा कि कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ से पूछी जाती है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अलमाटी परियोजना। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है, और ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इन 3 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है माता टीला परियोजना, जो कि सोन नदी पर आधारित है, जैसे सोन नदी पर स्थित है। एक और परियोजना जो हम लोगों से पूछी जाती है कि सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। सोन की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं अपन रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर भी एक परियोजना बनी गई है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, जिसको रिहंद परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं। माजुली द्वीप की बात हम बाद में करेंगे जब ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ गंगा की बात करेंगे। गंगा को लेकर क्या प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद दूसरी जो है वह है हमारी ब्रह्मपुत्र को लेके। ब्रह्मपुत्र और गंगा का जब भी प्रश्न आएगा तो मुख्य रूप से यह संयुक्त परियोजना, संयुक्त प्रश्न हम लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो वह संयुक्त रूप से कहलाता है मेघना के नाम से। सरयू रिवर भी है, हाँ, जिस पर अयोध्या बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यदि ब्रह्मपुत्र का स्ट्रक्चर देखें तो यह इस तरीके का हमको मिलेगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी है पूरी, जो कि तिब्बत से निकलती है, जो एक यह ब्रह्मपुत्र नदी का एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। और ब्रह्मपुत्र नदी को लेके हमारे जो प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात करते हैं।
सबसे पहला प्रश्न बनता है कि यह कहां से निकलती है। तो यह मानसरोवर झील के नदी यानी कैलाश पर्वत के समीप पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चैम युंग डंग ग्लेशियर। यह वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद यह तिब्बत आती है। तिब्बत, जब ये तिब्बत में प्रवेश करती है या तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यह सांगपो नदी यहाँ पर जो है हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को काटती हुई यह भारत में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश से यह असम, असम के बाद में यह जो है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में यह है अरुणाचल प्रदेश, और यह है असम। अरुणाचल प्रदेश और असम में जाने के बाद यह बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में। और यहाँ से गंगा नदी इसमें संयुक्त हो जाती है और यहाँ से एक और नदी आती है वह भी इसमें संयुक्त हो जाती है और यह तीनों मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी को लेके क्या प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के जो प्रश्न है सामान्यतः यह नाम से पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में या उसका प्रारंभिक नाम क्या है, तो वह सांगपो नदी है। जब यह सांगपो, और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह सियांग या देहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह सियांग और देहांग के नाम से जानी जाती है। और जब यह अरुणाचल में प्रवेश करती है तो यहाँ इसमें दो नदियां आकर मिलती है, एक और दो नदियां आकर यह मिलती है। उसके बाद दो नदियां आके यह मिलती है जिसमें एक को कहते हैं देबांग नदी और दूसरे को कहते हैं लोहित नदी। ये दोनों नदियां आके इसमें मिलती है और उसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी में सिक्किम से निकलने वाली एक और नदी आकर इसमें पाकिस्तान में मिलती है जिसको हम बोलते हैं तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी के बाद में यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को। और जब ये गंगा और इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसको हम बोलते हैं बराक नदी, या दूसरा नाम है उसका मेघना, जो कि मणिपुर से निकलती है और यह इसमें आके मिलती है और यह मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से जो प्रश्न वापस बन रहा हूं कि यह चैम युंग डंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग या देहांग के नाम से प्रवेश करती है। जब इसमें लोहित और देबांग नदी आके मिलती है तो असम में इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसमें तीस्ता नदी मिलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से मिलता है कहा जाना जाता है। और जब इसमें गंगा और मेघना मिलती है तो ये मेघना की संयुक्त धारा के रूप में जो है मिल जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां से क्या प्रश्न बनते हैं, तो देखिए यहां से जो प्रश्न बनता है वो एक तो इस क्षेत्र को लेकर बनता है कि यहां यह है ये दो क्षेत्र, यह है सदिया और यह है
थुबरी, दोनों ही असम में। जब सदिया से थुबरी के बीच में यह एक नदी घाटी का मैदान करती है, यानी मैदान, एक नदी घाटी मैदान का निर्माण करती है, और इस नदी घाटी मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा था कि ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है किससे राज्य में है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम राज्य में फैला हुआ है। और जब यह सदरी और इसके बीच में चलती है तो यह इस तरह से जो अनेक प्रकार के जो है द्वीपों का निर्माण करती हुई, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती हुई चलती है। इसके बीच में कई छोटे छोटे द्वीप स्थित है। उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप जो है, जो कि आसाम में स्थित है, इसको कहा जाता है माजुली द्वीप, जो कि असम में है। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कई बार हम लोगों से पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। किस नदी के द्वारा निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। किस राज्य में? असम में। और यहाँ से एक और प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं कि माजुली द्वीप पर हाल ही में असम सरकार ने एक जिला घोषित किया है, जो कि भारत का पहला नदी जिला के नाम से जाना जाता है। माजुली द्वीप पर जो जिला है वह भारत का पहला नदी जिला घोषित किया गया है असम सरकार द्वारा। भारत का पहला नदी जिला कौन सा है? तो माजुली जिला है, जो कि असम राज्य में स्थित है। तो कहीं से हमारा यह प्रश्न बनता है। और यह पूरा जो क्षेत्र है मैदान का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। और यह आगे डेल्टा का निर्माण करता है, गंगा और इसके संयुक्त रूप से, जिसको हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। और असम में थुबरी से सदिया के बीच, ये है थुबरी से सदिया के बीच में एक जो है राष्ट्रीय जल मार्ग भी है। यह कई बार प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय जल मार्ग। असम में डिब्रूगढ़ भी सही है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। फिर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक प्रश्न हमारा विशेष रूप से पूछा जाता है तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी जो कि जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर सिक्किम, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से यह निकलती है और बांग्लादेश में आके जो है इसमें मिल जाती है। तो यहां से एक प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जो है इस पर एक परियोजना बनाई गई है, जिसको कहा गया है तीस्ता परियोजना। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर पश्चिम बंगाल में है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण भी है। बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण भी है। हालांकि 3 बीघा कॉरिडोर को लेके तो हमारा समझौता हो चुका है, लेकिन तीस्ता परियोजना को लेके अभी कोई समझौता हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है? तो वह है तीस्ता परियोजना। वहीं डेल्टा का निर्माण कैसे होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। जब हम प्रायद्वीपीय भारत में बात करेंगे तो डेल्टा और एच्यूरी, हम उन सब की बातें करेंगे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा किसे कहेंगे और एच्यूरी किसे कहेंगे और मैदान किसे कहेंगे। फिर इसमें एक और नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं मानस नदी। मानस नदी जो कि असम से निकलती है और असम में ही जाके ये इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और इस नदी के किनारे, यानी मानस नदी के किनारे एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको हम बोलते हैं मानस अभ्यारण्य, जो कि असम में है। और भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य वो है मानस अभ्यारण्य। यहाँ पर एक और अभ्यारण्य है असम में जिसको बोलते हैं काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो अभ्यारण्य को लेके भी जब भी हमारा प्रश्न आता है तो हम नदियों के सारे जो अभ्यारण्य हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ से असम में 2 अभ्यारण्य मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा मानस और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है काजीरंगा, वह भी असम राज्य में स्थित है। वहीं हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी एक है जिसको बोलते हैं नाम दफा के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से एक जो है बराक नदी निकलती है, जो कि मेघना के नाम से, यह मणिपुर से निकलती हुई यहाँ पर जो है इसमें मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बराक के बाद में जानी जाती है। तो कई बार हमें पूछा भी
जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर यानी जिसको कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर या 2.5 गज गलियारा, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का कारण था, एक क्षेत्र को लेके जो है विवाद का कारण था, वो अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए जो है एक संविधान संशोधन भी था, 100वां संविधान या 100वां संविधान संशोधन इसके लिए लाया गया था। खादर और बांगर की बात है, जब हम राजस्थान की बात करेंगे उस समय हम बात करेंगे खादर, बांगर, तराई, और जब हम मैदानों की बात करेंगे तब हम एक बार इसकी और बात करेंगे। तो ये था आपका पूरा एक ब्रह्मपुत्र नदी को लेके प्रश्न बनता है। इसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं इसके साथ साथ, जिनकी पूछी जाती है कि सर्वाधिक चाय उत्पादक कौन सा है। तो चाय उत्पादक आप लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा चाय आसाम की है। तो आसाम में है, इसी घाटी क्षेत्र में जो है ये पर्वतीय ढाल क्षेत्र बनता है, और इस पर्वतीय ढाल क्षेत्र में जो ये इस तरीके से ढाल बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से जो है बहती है। तो इन पहाड़ी ढालों में जो है चाय के बागान है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में यह पूरे चाय के बागान है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य आसाम को कहा जाता है। तो ये था हमारा एक ब्रह्मपुत्र नदी को लेके पूरा प्रश्न बनता है कि आसाम में क्यों, क्योंकि आसाम जो है पर्वतीय ढाल क्षेत्र में जो गंगा नदी जो एक घाटी का मैदानी भाग का निर्माण करती है, इसमें अनेक प्रकार के द्वीप है, उनके सहारे सहारे जो है चाय के बागान है। यह तिब्बत में है, तिब्बत राज्य में है, और वहीं से मानसरोवर झील के समीप ये ग्लेशियर है, यहाँ से जो है निकलती है। जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं, सामान्यतः हमारे जो प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न रहते हैं इनके नाम को लेके कि इसको नाम कहाँ कहाँ किस किस जगह किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा एक ब्रह्मपुत्र नदी को लेके कुछ प्रश्न बनते हैं। फिर यहाँ की कुछ परियोजनाओं की हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है गोखरू झील, सही है। गोखरू झील का मतलब होता है कि जब कभी नदी चलती है और अपने मार्ग में विचलित होकर शेष जल को घूमती है, तो इस तरीके से जो एक झील का निर्माण बनती है, यह झील कहलाती है गोखरू झील। गोखरू झील, तो यह यहाँ पर असम में गोखरू झीलों का, छोटे छोटे झीलों का निर्माण भी करती है। जरूर आपके लिए एमसीक्यू भी तैयार रहेंगे, सभी के एमसीक्यू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि बैंक, क्योंकि हम थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उससे प्रश्न क्या बनते हैं उनको लेके। तो देखिए, मैं ब्रह्मपुत्र नदी के जो है बनते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, उनको कैसे हमारे करण से हैं। एक तो राष्ट्रीय जल मार्ग को लेके प्रश्न बनता है, एक तो राष्ट्रीय जल मार्ग। दूसरा हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का एक तो उद्गम स्थल, इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और देहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहा जाता है, असम में कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में कहा जाता है इसको जमुना नदी। देखिए, बात करते हैं अपन लंबाई को लेके। तो लंबाई को लेके आजकल जो है आंकड़ों को प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, रेयर केस में पूछा जाता है आंकड़ों को लेके। एक और यहाँ से एक प्रश्न बनता है जिसकी मैं बात करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह प्रश्न है कि भारत में नदियों को लेके दो प्रश्न हम लोगों से विशेष रूप से पूछा जाता है। एक तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और एक अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, यदि हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, कि भारत की सबसे लंबी नदी यदि हम बात करें तो हम लिखते हैं गंगा नदी, गंगा नदी। लेकिन यदि अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वह है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, जबकि लंबाई में पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। जैसे भारत विश्व में देखते हैं सबसे लंबी नदी है नील नदी, लेकिन अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है वह है अमेजन नदी। तो इसलिए इन छोटे छोटे प्रश्नों को लेके हमारे कई प्रश्न बनते हैं। तो आज का हमारा ये था गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेके जो प्रश्न हम लोगों से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, उनके लिए हम आगे की बात करेंगे। अगला जो हमारा रहेगा वो प्रायद्वीपीय भारत की जो है नदियों को लेके रहेगा। तो उनके साथ हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे कि कौन कौन से जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जब पुल की बात करते हैं दीजिए विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में करेंगे हम उसकी बात। गोखरू की बात हमने बता दी कि जब नदियां अपने मार्ग परिवर्तन करती है सरी सड़क से, तो वो बीच के भाग में जो है जल का जमाव हो जाता है और उस जल जमाव क्षेत्र से बनी झील को गोखरू झील कहलाती है, जो गाय के
खुर के समान होती है, इसलिए गोकरू झील का दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा एक ब्रह्मपुत्र नदी को लेके प्रश्न पूछा जा गया, और या गंगा नदी को लेके जो प्रश्न बनता है इनका, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला जो चैप्टर होगा वह पूरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत पर रहेगा, और वहाँ से कई प्रश्न हम लोगों से पिछले एग्जाम में भी पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और आप सभी को एडवांस में मेरी ओर से, सभी जो है दर्शकों को या प्रतिभागियों को मेरी ओर से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं भी रहेगी कि कल से हमारे जो है नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, तो उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.